नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2015 में हुए राजस्व लेखपाल के पेपर में जो हिंदी आई थी उसकी, क्योंकि अब लेखपाल का पेपर फिर से आने वाला है तो हम प्रत्येक विषय बार इसकी चर्चा करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी में आपको विधिवत रूप से पढ़ाऊं अगर संभव हुआ तो, और हम इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं जो 2015 में लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी के 25 सवाल आए थे उनका स्तर क्या था और किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है आपके सामने अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो इसमें अगर देखा जाए कि कौन सा कारक है तो विद्यार्थियों इसका जो सही जवाब है वो है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वह अगले साल आएगा। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं डिटेल में इनकी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन है लाल, भासित, बलिष्ठ या अस्त। तो बहुत ही आसान है इसका आंसर, आप सब लोग इसका आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उदय का विलोम होगा अस्त। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, या डी मैं आपका आभारी हूँ। तो बिल्कुल इसको तो कोई भी व्यक्ति जिसने हिंदी नहीं भी पढ़ी है और सामान्य जिसमें समझ है वो इसको कर ही लेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। बहुत ही आसान है, भविष्य का है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी अभी नहीं कर रहा है, भविष्य में करेगा। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 4 और 5 में मुहावरे दिए हुए हैं जिनका सही अर्थ आपको बताना है। चलिए देखते हैं। मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन बी जानवर को दवाई देना, ऑप्शन सी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ऑप्शन डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो देखो, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और उसे बहुत थोड़ा दिया जाए, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जूते चाटना, ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो इसका भी जवाब बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या होगा? खुशामद करना, चाटुकारिता करना, ये होता है जूते चाटना। और आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 और 7 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल है माता जी को, अब खाली स्थान है, ऑप्शन है आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या स्नेह। तो माता जी को आप क्या दे सकते हैं? आशीर्वाद देंगे माता जी को, ऐसा तो नहीं होने वाला है, या स्नेह देंगे। तो माता या पिता जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही आसान, ऑप्शन सी यानी प्रणाम इसका आंसर हो जाएगा। अब आशीर्वाद तो देंगे नहीं, माता जी को कैसे आशीर्वाद दोगे आप, है ना। तो आगे देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, यानी जो कभी भी आ सकता है। और जो कभी भी आ सकता है वो कौन होता है? उसको हिंदी में कहते हैं अतिथि, यानी जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको हम बोलेंगे अतिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल। इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन डी, निर्मल। निर्मल मतलब साफ सुथरा। बाकी जो तीनों दिए हुए हैं ये कमल के हैं, तो ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं और ये होगा निर्मल, स्वच्छ का पर्यायवाची। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 9 और 10 में आपको वाक्य में कुछ गलतियां दी हुई हैं, उनको छांटना है। अगर कोई गलती नहीं हो तो भी बताना है और गलती है तो भी बताना है। देखिए प्रश्न नंबर 9 है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। अब इसमें आपको क्या गलती दिखाई दे रही है? ये रहा आपके सामने सवाल, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ऑप्शन है मुझे कल, बी ऑप्शन 2 किलो, सी लीची खरीदने हैं, या डी इनमें से कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों लीची खरीदने हैं। देखिए लीची खरीदने नहीं होगा, यहाँ पर होगा लीची खरीदनी है, ठीक है।
हाँ, क्योंकि ये स्त्रीलिंग को व्यक्त कर रहा है, लीची, लीची स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर होगा लीची खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। इसमें आपको क्या गलती दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल आप इसे पहचान ही गए होंगे। इसमें होगा अपने अपने किताबें। ये सेंटेंस का हिस्सा गलत है। अपने अपने किताबें नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों होगा अपनी अपनी किताबें, है ना। तो लिंग के अनुसार जो है यहाँ पर हम इसको बदलेंगे, स्त्रीलिंग के हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 11 और 12 में, और इनके आपको अर्थ बताने हैं। प्रश्न नंबर 11 है प्रमत्त या स्वेच्छाचारी। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट। तो इसका जो मतलब होता है स्वेच्छाचारी का मतलब जो अपनी अपनी इच्छा से काम करता है, जो किसी के अधीन नहीं है और किसी की नहीं सुनता है, अपने अनुसार काम करता है, उसको हम बोलते हैं स्वेच्छाचारी। तो इसका जो एक अनेकार्थी है वो है उन्मत्त। उन्मत्त मतलब होता है अपने नशे में चूर रहने वाला, जो अपने में मस्त रहता है, जिससे किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने सुना होगा उन्मत्त हाथी, तो हाथी जो अपने नशे में है उसे हम बोलते हैं उन्मत्त हाथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12 कनक धतूरा। ऑप्शन है प्रसाद, कसौटी, आभूषण या सोना। तो ये तो आपने कई बार ही पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और बहुत ही फेमस उदाहरण है ये यमक अलंकार का। हर बच्चा जो हिंदी पढ़ता है इसको जानता है। तो इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? कनक, कनक यानी सोना भी होता है कनक का एक पर्यायवाची, धतूरे के साथ साथ, यानी अनेकार्थी में आता है। अगला है संधि रीति अनुसार। इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है रीति अनुसार, ऑप्शन बी रीत्य अनुसार, ऑप्शन सी ऋतु अनुसार और ऑप्शन डी रीत अनुसार। इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीति अनुसार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर रीति अनुसार, रीति धन अनुसार। और अगर हम ये देखें कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो विद्यार्थियों इसमें जो संधि प्रयोग हुई है वो है यण, यण संधि का इस्तेमाल इसमें किया गया है रीति अनुसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। ऑप्शन है वह एक महिला विद्वान थी, ऑप्शन बी वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन सी एक विदुषी महिला थी वह, और ऑप्शन डी वह एक विद्वान महिला थी। तो देखो यहाँ पर जो विद्वान वाले ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही कट जाते हैं, क्योंकि विद्वान जो शब्द है ये इस्तेमाल होता है पुरुषों के लिए। ऐसा कोई पुरुष जो अपने विषय में महारत हासिल है या जिससे किसी विषय में ज्ञान है उसे हम विद्वान बोल देते हैं। महिलाओं के लिए विद्वान शब्द इस्तेमाल नहीं होता विद्यार्थियों, महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है विदुषी। ठीक है, विदुषी इस्तेमाल होता है महिलाओं के लिए। ये गलत लिख गया। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला थी, विद्वान नहीं होगा इसका। आगे देखते हैं। इसमें भी हमें सही वाक्य का चयन करना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ऑप्शन बी वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ऑप्शन सी एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, ऑप्शन डी वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए सप्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण के साथ। स का मतलब है साथ में, जैसे आपके यहाँ कभी कार्ड आया होगा उस पर लिखा होगा सपरिवार, यानी परिवार के साथ। तो जब हमने प्रमाण के आगे सा लगा दिया तो ये सहित के शब्द में है। तो अगर हम सप्रमाण के साथ सहित लगाएंगे तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, अब सप्रमाण के साथ, सा का तो मतलब ही साथ में है, तो साथ लगाने का कोई मतलब नहीं। फिर है वह प्रमाण के सहित, ठीक है, अपनी बात बताएगा, तो ये भी थोड़ा सा अजीब ही है। प्रमाण के सहित क्या है ना, प्रमाण सहित करिए इसको। और ऑप्शन डी है वह सप्रमाण सहित, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी प्रमाण साथ लेकर के आएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ लिख दें कि वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, बस बात खत्म, है ना। सहित अगर ना लगाएं तो हम यहाँ पे लगा दें इसके आगे स, तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 16-17 को। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, किसी की सहायता करने वाला। जो किसी की सहायता करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सहायक। तो किसी की सहायता करे वो सहायक है ना। ऑप्शन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17।
भला चाहने वाला, जो किसी का भला चाहता है। ऑप्शन है निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या सहायक। तो जो भला चाहता है उसको हम बोलते हैं हितैषी। हित चाहने वाला हितैषी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। इनमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। ऑप्शन है वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस। तो देखो ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी अखियां जो हैं हरि यानी ईश्वर के दर्शन की भूखी हैं, यानी कहीं ना कहीं ये श्रृंगार रस ही है। लेकिन आप इसमें ये देखो कि श्रृंगार में भी संयोग है कि वियोग है। अब संयोग की तो बात यहाँ कहीं हो नहीं रही है, क्योंकि जब पहले ही कह रहा है अखियां दर्शन की भूखी, तो संयोग नहीं हो रहा है, तभी तो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दर्शन हो रहे होते तो संयोग हो जाता, दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा विद्यार्थियों, वियोग श्रृंगार रस। चलिए आगे देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि विद्वान शब्द प्रयोग होता है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए होता है विदुषी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर तत्सम तद्भव आपको बताने हैं। इसमें आपको तद्भव का चयन करना है, इसमें आपको तद्भव का चयन करना है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन है प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो होगा प्यास। इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों प्यास। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछ रहा है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो काली घटा का घमंड घटा, यदि आप इस शब्द को देखें और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो घटा शब्द है इसके दो मतलब हैं, है ना। पहला है घटा यानी बादल, आपने हिंदी गानों में जरूर सुना होगा, काली घटा छाई हुई है, इस तरीके से, है ना। तो पहला जो शब्द है घटा का वो है बादल, और दूसरा घटा का शब्द है यहाँ पर कम होना, किसी को घटा देना, कम करना। तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक बार इस्तेमाल हो लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग निकले, इस प्रकार के शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अलंकार बनता है यमक। और इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जिसमें कनक का एक बार अर्थ है धतूरा और एक बार अर्थ है सोना। ये आप लोगों ने खूब सुना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, हो सकता है आपको दिक्कत दे। ऑप्शन है चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो विद्यार्थियों चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ध्यान रखना। चाकुओं जिन लोगों ने सोचा है उनका जवाब गलत है, इसका सही आंसर होगा चाकू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। समास भी आते हैं लेखपाल की परीक्षा में त्रिवेणी में। तो त्रिवेणी में जो समास है विद्यार्थियों, ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो ध्यान रखना, सामान्य रूप से ऐसे शब्द जिनमें संख्या का इस्तेमाल हो जाता है वहां पर हम जो समास इस्तेमाल करते हैं वो है द्विगु, ध्यान रखिएगा। जैसे त्रिवेणी, चौराहा, है ना, ध्यान रखेंगे। इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो आपका द्विगु समास में सम्मिलित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे हमेशा संख्यावाचक शब्द जो इस्तेमाल होंगे वो हमेशा द्विगु में नहीं आएंगे। अगर कोई कह दे दशानन, तो दशानन जो है ये द्विगु में नहीं माना जाएगा, क्योंकि दशानन इंडिकेट करता है किसी अन्य व्यक्ति को जो कि है रावण। तो ऐसी स्थिति में ये आंसर होगा इसका बहुव्रीहि। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। ऑप्शन है तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। तत्सम शब्द का विद्यार्थियों इसका सही जवाब होगा निकृष्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्तर है पेपर का ये बहुत ही लो है, क्योंकि ये 2015 में हुआ था, तो उस समय बहुत ही मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो उस समय में ये पेपर आसान था। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों अब जो पेपर होगा 2022 में ये इस तरीके का नहीं आएगा, इससे स्तर उसका बहुत अच्छा होगा। तो आपको तैयारी भी अपने स्तर पर अच्छी ही करनी है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और इसका अंतिम प्रश्न, वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है मोटा शब्द, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको मोटा। तो देखो ये है अत्यधिक, यहाँ पर इसकी
शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यधिक। और देखिए वर्तनी में विशेषता होती है कि हम बहुत सारे शब्द जो है गलत बोलते हैं और गलत ही हम उनको लिख देते हैं पेपर में, बहुत बार ऐसा होता है। तो देखो ध्यान रखना, अत्यधिक जो शब्द है इसकी सही वर्तनी होती है अत्यधिक। यहाँ पर लिखा हुआ है अत्याधिक, अत्याधिक ही बहुत सारे लोग बोल देते हैं, तो ध्यान रखना इसकी सही वर्तनी है अत्याधिक। और बहुत सारे शब्द तो ऐसे होते हैं जो हमारे चारों ओर इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं जो हर तरफ गलती आपको दिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक शब्द बताता हूँ यहाँ पर, जो कि है धूम्रपान। अब धूम्रपान ये आपने खूब सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा, हर जगह सुना होगा, आपने लिखा भी यही देखा होगा। पेपर में अगर ये आता है कि सही वर्तनी बताइए तो मोस्टली लोग इसको टिक कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे ये गलत वर्तनी है। धूम्रपान नहीं होता है विद्यार्थियों, सही शब्द होता है धूमपान। ध्यान रहे हमेशा, धूमपान, धूम्रपान नहीं होता, ठीक है। धूम्रपान नहीं, धूम्र का मतलब है धुएं जैसा, तो धुएं जैसा पान थोड़ी कर रहे हो आप, धुआं ही पी रहे हो ना डायरेक्टली। धुएं जैसा क्या पी रहे हो भैया? आप अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं या हुक्का पी रहे हैं तो डायरेक्टली धुआं पी रहे हैं ना, धुएं जैसा कुछ नहीं पी रहे। धूम्र का मतलब है धुएं जैसा, तो सही शब्द होगा धूमपान, ना कि धूम्रपान। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, और पेपर में यदि आते हैं तो हम उसे गलत ही कराते हैं। तो ये हुआ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।